एक बार फिर से स्वागत है जीनियस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। जैसा कि हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ रहे थे और हमारा लास्ट जो टॉपिक बचा हुआ था वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो हमें पढ़ना है बारीकी से। लेकिन उससे पहले जो हमने पढ़ा है उसका एक समरी बड़ा जरूरी है। तो आज हम जो हमने पहले पढ़ा है उसका हम समरी देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। और ये प्रॉपर्टीज आप अगर एक बार बारीकी से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपके लिए जो उलझन पैदा होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लेके वो बड़ी आसान हो जाएगी। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हमने जो पढ़ा उससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी कक्षा और देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वो है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस एंड डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो कैसे बनते हैं, तो आंसर है एक्सेलरेटेड चार्ज के द्वारा, या फिर आप उसको ऑक्सीलेटिंग चार्ज भी कह सकते हैं। और डे टू डे लाइफ में आपने इसको ऑब्जर्व भी किया होगा कि एक्सेलरेटेड चार्ज दिखता कैसा है। तो आंसर है इट इज जस्ट लाइक अ स्पार्क। आपने कभी ना कभी अपने जीवन काल में, डे टू डे लाइफ में, दैनिक जीवन में आपने कभी ना कभी स्पार्क देखा होगा। जब आप देखते हैं दो वायर को आप आपस में शॉर्ट सर्किट कराते हैं तब भी आपको स्पार्क दिखता है। तो ये जो स्पार्क है इसी कारण से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनता है। स्पार्क इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड चार्ज और ऑक्सीलेटिंग चार्ज। तो इस स्पार्क के कारण ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि इस स्पार्क के कारण हमें मिलता है चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर वो क्रिएट करता है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मैंने ऑलरेडी बहुत बार कह चुका हूं मैं इसको ऑलरेडी बहुत बार। तो ये आपको पता है। तो ये जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये किससे प्रोड्यूस होते हैं, तो आंसर है एक्सेलरेटेड चार्ज, ऑक्सीलेटिंग चार्ज, या फिर मैंने कहा स्पार्क। और इसको ट्रेवल करने के लिए कोई भी मटेरियल मीडियम की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। जिस तरह हमने ये पढ़ा है कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहां से हमने ये भी जान लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी ट्रेवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है। इसलिए हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो लाइट है ना, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। तो यहां पे ये था हमारा पहला प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? द डायरेक्शंस ऑफ ऑक्सिलेशंस of E and B fields are perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of propagation of the wave. So the electromagnetic waves are transverse in nature. यहाँ पे E and B fields कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि दोनों प्रोपागेट तो करते हैं एक्स एक्सिस की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा y एक्सिस पे होता है जबकि मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस पे होता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका y एक्सिस पे जो है वो ऑक्सीलेट कर रहा है और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो z एक्सिस पे ऑक्सीलेट कर रहा है, लेकिन दोनों आगे बढ़ रहे हैं x एक्सिस की तरफ। तो इस वीडियो से आप ये समझ सकते हैं कि E एंड B फील्ड्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ द वेव। यानी कि है तो y और z पे, लेकिन बढ़ रहे हैं दोनों किधर, x की तरफ। तो आपस में परपेंडिकुलर है और प्रोपागेशन जो है वो भी क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2। अब देखिए क्या है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3। द ऑक्सिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर इन सेम फेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना है। अगर आपको और बारीकी समझना है तो आप पिछला वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, वहां मैंने इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी किया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम फेज में होते हैं। सेम फेज कहने का ये मतलब है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रेस्ट आता है तो मैग्नेटिक फील्ड का भी क्रेस्ट आता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड का ट्रफ आता है तो मैग्नेटिक फील्ड का भी ट्रफ आता है। यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड साथ में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और एक मैग्नेटिक फील्ड जो वो साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। यानी कि दोनों सेम फेज होते हैं। यहाँ पे फेज डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता है। प्रॉपर्टी नंबर 4। All electromagnetic waves travel in free space with the same स्पीड। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं
चाहे वो रेडियो वेव्स हो, चाहे वो माइक्रोवेव्स हो, है ना। तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो फ्री स्पेस में, एयर और वैक्यूम में सेम स्पीड के साथ यहाँ पे ट्रेवल करते हैं, यानी कि दैट इज c इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर म्यू नॉट और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट क्या है यहाँ आपका? परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, और ये क्या है? परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे आप म्यू नॉट की वैल्यू डाल देंगे। आप जानते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई होता है 10 टू द पावर -7, तो म्यू नॉट की वैल्यू आती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। तो वो वैल्यू यहाँ पे रखिए। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। जब दोनों वैल्यू आप रखेंगे तो लगभग आपको कितना मिल जाएगा? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये फ्री स्पेस में सेम स्पीड के साथ ट्रेवल करते हैं। लेकिन जब हम मीडियम की बात करेंगे कि किसी मीडियम में ट्रेवल करेंगे उस समय इसकी स्पीड क्या होगी, तो यहां पे मैं म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट को म्यू और एप्सिलॉन से रिप्लेस करूंगा। क्यों? क्योंकि ये फ्री स्पेस के लिए था, ये भी फ्री स्पेस के लिए। अब मीडियम की बात आ गई तो ये म्यू अब मीडियम के लिए है और एप्सिलॉन भी मीडियम के लिए है। और आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। क्या आपने पढ़ा है? तो आपने पढ़ा है कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है, तो आंसर है ये होती है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और म्यू आर की वैल्यू कितनी होती है, तो आंसर है म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आ जाती है रिलेटिव परमिटिविटी की, यहां पे एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और म्यू आर परमिएबिलिटी है ना, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो यहां से एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और म्यू की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट इंटू म्यू आर, जो कि मैंने यहां पे रख दिया है। म्यू के प्लेस पे म्यू आर इंटू म्यू नॉट, एप्सिलॉन के प्लेस पे एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं इसको अलग अलग करके रखूं, यानी कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट को एक साथ रख दूं और म्यू आर एप्सिलॉन को एक साथ रख दूं, तो मुझे ये दो क्वांटिटीज मिल जाते हैं। और आपको ऑलरेडी पता है कि ये जो है 1 अपॉन रूट अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होता है? आपने ऊपर अभी देखा है क्या होता है? सी होता है। तो मैं इसके प्लेस पे सी लिख सकता हूं, तो ये कंप्लीट क्या बन जाता है? सी अपॉन नीचे क्या है हमारा? रूट अंडर म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। ये वैल्यू किसकी है? वी। वी इज इक्वल्स टू सी अपॉन रूट अंडर म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। अब इसको मैंने लिख दिया सी अपॉन एन। यहां पे जो आपका एन है वो क्या है? एन यहां पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब आप मेरे से पूछेंगे कि सर क्या ये एन के बराबर है? आंसर इज यस। तो हमने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ा, आपने भी पढ़ा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी मीडियम का, किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो आपने पढ़ा है v1 अपॉन v2। और आपको पता है कि अगर v1 क्या होता है आपका? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, तो मैं यहां पे c लिख देता हूं और यहां पे नीचे v। तो यहां पे म्यू की वैल्यू आपने पढ़ा है c अपॉन v होता है, तो यहां से v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? c अपॉन म्यू। म्यू क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम यहां पे म्यू की प्लेस पे n भी लिखते हैं कभी कभी, तो यहां पे अगर मैं n लिख दूं इसको, अगर मैं इसको n कर दूं तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? c अपॉन n। तो मैं v ही तो निकाल रहा था, तो v इज इक्वल टू c अपॉन n आना चाहिए। तो ये एक्चुअली n ही है। कौन सा? रूट अंडर म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। तो ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है? द एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज, एम्पलीट्यूड यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ई नॉट, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? बी नॉट। तो अगर मैं ई नॉट और बी नॉट का रेशियो निकाल दूं तो ये भी हमारा किसके बराबर आ जाता है? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बराबर इन फ्री स्पेस। और आप जानते हैं सी की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे मैं इसको 1 अपॉन रूट अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकता हूं। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1 to 5। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 to 10। तो ये रहा हमारा प्रॉपर्टी नंबर 6 to 10। क्या है प्रॉपर्टी नंबर 6? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एज दे ट्रेवल थ्रू स्पेस एंड दिस एनर्जी इज शेयर्ड इक्वली बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। हमने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं ये आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास एनर्जी होती है, आगे बढ़ने की शक्ति होती है, ताकत होती है, और वो कहां से आती है? एनर्जी से। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी कैरी करते हैं जब ये
स्पेस में ट्रेवल करते हैं और ये जो एनर्जी है ये इक्वली शेयर्ड होता है किसमें किसमें, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि ये बनता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो दिस एनर्जी इज शेयर्ड इक्वली बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। और आपको पता है ऑलरेडी हमने ये पढ़ा है पिछले वीडियोस में कि द एवरेज एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ना ऑफ द स्पेस, ये हमारा किसके बराबर होता है, U इज इक्वल्स टू स्मॉल u हम लोग यूज करते हैं एनर्जी डेंसिटी के लिए, और कैपिटल एनर्जी जो हम लोग यूज करते हैं टोटल एवरेज एनर्जी के लिए, जबकि ये क्या है, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी है ना। तो U होता है किसके द्वारा, तो UE प्लस UB, UE की वैल्यू पता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर, और UB आपका होता है 1/2 B नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो हमने हाफ यहां पे कॉमन कर लिया, तो हमारा आंसर बच गया एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर प्लस B नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो ये जो एनर्जी है एवरेज एनर्जी डेंसिटी, इसका फॉर्मूला हमारे पास ये है जो कि हमने डिराइव किया था पिछले वीडियो में। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसपोर्ट लीनियर मोमेंटम एज दे ट्रेवल थ्रू स्पेस। ये मैंने समझाया था कि आज तक का जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि मोमेंटम किसके पास होता है, जिसके पास मास और क्या होता है, मास एंड वेलोसिटी। लेकिन डुअल नेचर ऑफ मैटर जो कि अगला जो चैप्टर हमारा 12th क्लास में, ये लाइट के बाद हम वो चैप्टर पढ़ेंगे, वहां आप ये देखेंगे कि जो यहां पे हम देख रहे हैं कि मोमेंटम जो होता है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैटर के पास ही होता है, वो रेडिएशंस के पास भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास भी होता है। यानी पहले का कॉन्सेप्ट था कि जिसके पास मास है, वेलोसिटी है, उसके पास मोमेंटम होगा। तो नया कॉन्सेप्ट आ गया कि जिसके पास एनर्जी है और जिसके पास वेलोसिटी है उसके पास भी मोमेंटम होता है। एनर्जी आपको पता है, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ लाइट की बात करूं तो लाइट का एनर्जी आपने फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन पढ़ा है, E इज इक्वल्स टू mc² है ना। और इसके पास स्पीड भी है, वेलोसिटी भी कितना c। तो अगर मैं इसको एनर्जी अपॉन c कर दूं तो एक c कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा m इंटू c, यानी मास इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट। तो मास इंटू वेलोसिटी या मास इंटू स्पीड क्या होता है, मोमेंटम। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास भी मोमेंटम है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसपोर्ट लीनियर मोमेंटम एज दे ट्रेवल थ्रू स्पेस, दैट इज मोमेंटम का यहां फॉर्मूला क्या बनता है, एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, U अपॉन c। कैपिटल U यहां पे क्या है, टोटल एवरेज एनर्जी, जबकि स्मॉल u क्या होता है, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी है ना। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 7। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, यानी कि कहीं से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनना शुरू हुआ किसी सोर्स से, और अगर रास्ते में उसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए तो वो डिफ्लेक्ट नहीं होता है। बहुत सारा हमारा ऐसा आपने देखा है, आपके पास मोबाइल है उसमें नेटवर्क आते हैं, क्यों, डिफरेंट जो आपके क्या है टेलीकॉम कंपनीज हैं वो आपको देते हैं, एयरटेल देता है, जियो देता है। तो यहाँ पे हर एक जो भी है जियो या एयरटेल, ये अपना टावर यूज करते हैं है ना, वहां से वो ट्रांसमिट कराते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आपके मोबाइल तक पहुंचता है, और रास्ते में उनको कितने सारे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स मिलते होंगे, लेकिन वो डिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। अगर इनको रास्ते में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए तो वो डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 9, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जिस तरह लाइट हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है, उसी तरह ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है, ओबे करता है। इसलिए जिस तरह से लाइट में हमें घटनाएं देखने को मिलती है, रिफ्लेक्शन की, रिफ्रैक्शन की, इंटरफेरेंस की, डिफ्रैक्शन की, पोलराइजेशन की, ये घटना हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी देखने को मिलती है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अभी तक आपने 10th क्लास में क्या पढ़ा है, तो आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्रैक्शन पढ़ा, थोड़ा सा डिफ्रैक्शन पढ़ा, लेकिन अभी आप 12th क्लास में देखेंगे कि हम डिफ्रैक्शन को और बारीकी से पढ़ेंगे, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। साथ साथ हम देखेंगे
कि जब लाइट इंटरफेयर करते हैं, इंटरफेरेंस होता है लाइट का, तो घटना क्या होती है। वहां पे हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखेंगे, यंग्स सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखेंगे और साथ साथ हम पोलराइजेशन को भी बारीकी से पढ़ेंगे 12th क्लास में ही, लेकिन आगे आने वाले वीडियोस में। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर से करें। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 9, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। अब प्रॉपर्टी नंबर 10, ये जो हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ऑप्टिकल इफेक्ट। तो लाइट आपका ऑप्टिकल इफेक्ट दिखाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, लाइट वेव ही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो यहां भी ये ऑप्टिकल इफेक्ट दिखाएगा। लेकिन ऑप्टिकल इफेक्ट के लिए जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, यानी ज्यादा क्या, लगभग वही रिस्पॉन्सिबल है जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज ई नॉट। बी नॉट वहां पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्योंकि ई नॉट इज मच ग्रेटर देन बी नॉट। तो यहां पे ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 10 की ऑप्टिकल इफेक्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो आंसर है द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। व्हाई? बिकॉज E naught, the amplitude of the electric field is much more greater than B naught, that is amplitude of the magnetic field। तो ये हमने देख लिया हमारा 10 क्या प्रॉपर्टीज किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। और हम देखेंगे कि उसका वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, उस आधार पे हमने उसका कैटेगराइजेशन भी कर दिया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।